तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 रसायन शास्त्र के बारे में, है ना। प्रश्नावली 1। तो जिन लोगों को रसायन शास्त्र में डर लगता है, केमिस्ट्री में डर लगता है, वो आइए आज जो है हम नीचे से बात करेंगे, मतलब बेसिक से बात करेंगे, है ना। काफी नीचे से बात करेंगे, मतलब समझ रहे हैं, बेसिक से बात करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है? समीकरण, ठीक है। तो इनको हम समझेंगे। ये जो है कर लीजिए, तो पूरा केमिस्ट्री का ये बेसिक है ना। तो कहता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम काफी नीचे से बात करेंगे, काफी हद तक आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाइए कॉपी किताब लेकर के। तो कहता है सबसे पहला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, इस अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, है ना। तो कहता है वैसा परिवर्तन, वैसा बदलाव जिसमें कि नए पदार्थ कैसे पदार्थ? नए पदार्थ का निर्माण हो पाता है, मतलब नया पदार्थ बन पाते हैं, ठीक है। तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो कहता है वैसा परिवर्तन, वैसा बदलाव, जिसके हमारे जीवन में भी बदलाव होता है। तो क्या हमारे जीवन में जो बदलाव हो गया वो पुनः वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो कहता है वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें नए गुण, कैसे गुण? नए गुण वाले पदार्थ, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है। क्या होता है? तो निर्माण होता है, ठीक है। अब हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास है चावल, ठीक है, और मेरे पास है दाल। अब दोनों को मिला करके हम क्या कर सकते हैं? खिचड़ी बना सकते हैं, है ना। बिहार में खिचड़ी जो है काफी फेमस है, तो हम खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी से फिर पुनः हम चावल और दाल नहीं बना सकते हैं, ये संभव नहीं है ना। ये संभव नहीं है। तो कहता वैसा परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वापस नहीं आ सकते उसमें, है ना। जैसे कोई व्यक्ति का मान लो विवाह हो गया, ठीक है। तो विवाह होने के बाद वो क्या है, अब उसके बाद जो है वो सब दिन विवाहित कहलाएगा, है ना। वो कुमार कभी नहीं कहला सकता, ठीक है ना। तो कहता वैसा परिवर्तन जिसमें नए गुण, कैसे गुण? नए गुण, सॉरी यहाँ पर गुण छूट गया था, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें तो जैसे कोयले का जलना, कोयला क्या है? जल जाता है, ठीक है। तो उसके राख से फिर हम कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही का बनना, किसका बनना? दूध से दही का बनना, कोयले का जलना। अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम जो रिबन होता है, मैग्नीशियम एक प्रकार का पदार्थ है, एक प्रकार का तत्व है, उसके जलने से, है ना, श्वेत चूर्ण बन पाता है। तो श्वेत चूर्ण से हम क्या, मैग्नीशियम रिबन को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना, अगर मैग्नीशियम को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या निर्माण करेगा? वो करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम पुनः फिर हम मैग्नीशियम बना नहीं सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो आप
मुझे रासायनिक आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है अब हम बात करते हैं अभिकारक की, इसकी बात करते हैं अभिकारक की। तो अभिकारक इसकी बात करेंगे, अभिकारक। तो कहता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, है ना, जैसे दूध और दही बन रहा है, तो दूध और दूध से दही बनने में जो भाग ले रहा है, जैसे हम दूध से दही बनाते हैं तो हम उसमें कुछ विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ विनेगर डालते हैं, है ना, एप्पल जूस, ये तो कई लोग सिक्के भी डालते हैं, है ना। तो इस तरह से डाला जाता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, दूध से दही बन जाता है। तो जो भी उसमें भाग ले रहा है उसको हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। तो कहता है जो रासायनिक अभिक्रिया में, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, अभिकारक करते हैं, अभिकारक करते हैं। जैसे आप लोग क्या है, क्रिकेट खेलते हैं, है ना, तो क्रिकेट खेलते हैं, तो जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्लेयर कहा जाता है, मतलब वो खेल में भाग ले रहे हैं, है ना, उनको प्लेयर कहा जाता है, क्रिकेटर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से कहता है वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, है ना, वैसा पदार्थ जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे क्या करते हैं, उसे अभिकारक करते हैं। उसे क्या करते हैं, अभिकारक करते हैं, अभिकारक करते हैं, ठीक है, अभिकारक करते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। जैसे हम बात करें तो यदि हमको घर बनाना है, तो मान के चलते हैं घर का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। तो उसमें जो सीमेंट, ईंट काम में आ रहा है, उपयोग में आ रहा है ना, इस्तेमाल उसका हम कर पा रहे हैं, तो मान लेते हैं क्या है, उत्पाद है। हम एक उदाहरण से समझा सकते हैं, है ना। तो कहता है जो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक करते हैं। क्या करते हैं, अभिकारक करते हैं, है ना। अभिकारक जो है ना, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया में कितने अभिकारक हो सकते हैं, दो या तो दो से अधिक हो सकते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसे अभिकारक करते हैं। क्या करते हैं, उसे हम अभिकारक करते हैं, ठीक है। तो कॉपी पर नोट करते जाइएगा, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसा नहीं कि सोए हुए हैं और मोबाइल में देख रहे हैं बस, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉपी में नोट करते जाइए, बेहतर तरीके से हम लिख रहे हैं। तो कहता है अभिकारक वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक करते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्पाद की, इसकी बात करते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट की, है ना, उत्पाद। तो कहता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप, मतलब उसके कारण ही, है ना, उत्पाद का निर्माण होता है। उसके कारण जिस पदार्थ का भी निर्माण होता है उसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। जैसे में मान लेते हैं कि दो जनक हैं, दो माता और पिता हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या आता है, बच्चा आता है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उत्पाद है। जैसे मान लेते हैं कि जो माता है वो क्या है, वो भी एक अभिकारक है, जो पिता है वो भी अभिकारक है, और जो बच्चा होगा वो क्या होगा, उत्पाद होगा। ठीक, उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, है ना। इसको निगेटिव वे में नहीं लेना। तो कहता है जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उसे हम क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं, है ना। वैसा पदार्थ, ये भी लिख सकते हैं, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया
कारण निर्मित होते हैं, तो बनते हैं, है ना, निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। उसे हम क्या करते हैं? उत्पाद करते हैं। उसे हम क्या करते हैं? उत्पाद करते हैं। उसे उत्पाद करते हैं। उसे उत्पाद करते हैं। उसे उत्पाद करते हैं। उसे क्या करते हैं? उत्पाद करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में जो है कई रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। जैसे मैं बात करें तो भोजन का पचना, ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि हमारे शरीर में, है ना, हमारे शरीर में आमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं? भोजन को विघटित करके छोड़ते हैं और उनका पाचन करते हैं, है ना। पूर्ण पाचन जो है वो कहाँ हो पाता है? तो पूर्ण पाचन जो है वो देखा जाए तो बड़ी आंत में हो पाता है। कहाँ पता है? बड़ी आंत में, है ना। पूर्ण रूपेण से पाचन बड़ी आंत में हो पाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कहता है वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के कारण निर्मित होते हैं उसे उत्पाद करते हैं। क्या करते हैं? उत्पाद करते हैं। तो कहता है कि हमारे जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, तो कौन कौन है हमारे जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया? कहता है जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया निम्न है ना। जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। जैसे अगर हम बात करें तो कौन कौन है रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तो कहता है कि सबसे पहला है भोजन का पचना, है ना। ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। सबसे पहला है भोजन का पचना, है ना। भोजन सबसे पहला क्या है? भोजन का पचना, भोजन का पचना। फिर नेक्स्ट जो है वो है भोजन का पचना। उसके बाद है कोयले का जलना, कोयले का जलना, ठीक है। उसके बाद है दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम रिबन का जलना। क्या नीचे दिख रहा है? हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा नीचे, ठीक है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं। कहता है दूध से दही का बनना। उसके बाद है मैग्नीशियम रिबन का जलना, ठीक है। तो इसको पहले मिटा देते हैं। मैग्नीशियम रिबन का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, मैग्नीशियम
अपेक्षा। ठीक है, तो श्वसन क्रिया करना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन एक प्रकार का पहले तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, जिससे कि ऊष्मा निकलता, हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को। ठीक है, तो श्वसन क्रिया करना, तो ये सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, इस तरह से भी परीक्षण, प्रयोग के बाद में क्या मिलता है, परीक्षण मिलता है, निष्कर्ष। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, परिवर्तन, बदलाव, जिसको क्या कहते हैं, बदलाव। ठीक है, तो पता रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, ये तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो देखते हैं कौन कौन परिवर्तन हो सकता है। तो सबसे पहले है वो अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, अवस्था में। उसकी जो अवस्था है हो सकता है कि वो ठोस है, तो किसमें चला जाएगा, द्रव्य में। हो सकता है कि द्रव्य में, इसमें बदल सकता है गैस में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अवस्था, है ना, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस, है ना। ठोस को क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, और द्रव्य को क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, और गैस को हम गैस कहते हैं। ठीक है, तो कहता रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। तो सबसे पहला परीक्षण होगा अवस्था में परिवर्तन। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में बदलाव, अवस्था में बदलाव, है ना, परिवर्तन। अब उसके बाद जो है दूसरा है वो है अवस्था में परिवर्तन के बाद है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ये तो रासायनिक अभिक्रिया है जो अपना, है ना, रंग बदलता है, लेकिन आम जीवन में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग बदलते रहते हैं। थोड़ा उनसे सतर्क रहिएगा, है ना, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहना चाहिए, जो गिरगिट की तरह, किसकी तरह, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, है ना। उनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो या ना हो, ऐसे तो सभी जीवों के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होता है, लेकिन कुछ लोग जो है ना रंग परिवर्तन करते हैं, मतलब बदलते हैं, अपने आप को बदल देते हैं, है ना। जब जरूरत पड़ता है तो वो आपसे काम निकालते हैं, और जब जरूरत नहीं पड़ता तो आपको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं। तो कहता है रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, और क्या है, और क्या है, तो गैस का उत्सर्जन, इसका उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, उत्सर्जन, है ना, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, गैस को बाहर निकाल देते हैं। और ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकते हैं, रंग में परिवर्तन हो सकते हैं, है ना, गैस में परिवर्तन हो सकते हैं, ताप में परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक, तो इतने सारे परिवर्तन हो सकते हैं, संभव है कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो तो ये घटनाएं घट सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। इसके बारे में, रासायनिक समीकरण। हाँ, अभी तक में हमने रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन, अभी तक हम जो है रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कर चुके हैं। अब बचा है हमारे पास क्या है, समीकरण। क्या बचा है, समीकरण। तो अब हम इसका अध्ययन करते हैं, समीकरण। इस क्या है, समीकरण। ठीक है, समीकरण, समीकरण। तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, रासायनिक अभिक्रिया
क्रिया को जिस पद में हम व्यक्त करते हैं, जिस पद में दिखाते हैं, जिस पद में हम दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। हम यहाँ पर लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण, है ना, तो बेहतर होगा रासायनिक समीकरण लिख देते हैं, है ना। तो कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को जिस पद में हम व्यक्त करते हैं, जिस पद में हम व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जिस रूप में हम दिखाते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को जिस पद में व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि फिर किस पद में व्यक्त करते हैं? तो उससे पहले हमको समझना होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण में दो पद होते हैं, है ना। समीकरण में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। मैथ में भी समीकरण में दो पद होते हैं, दायां पद और बायां पद, यानी RHS और LHS। RHS का फुल फॉर्म होगा राइट हैंड साइड, मतलब दाईं हाथ और, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, है ना, LHS। LHS का फुल क्या होगा? बायां हाथ और तरफ, है ना, साइड, ठीक है। तो LHS और RHS होते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? LHS और RHS होते हैं। और LHS जो होते हैं RHS के लगभग समतुल्य होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। रासायनिक समीकरण में पहले तो बराबर तो नहीं कर सकते हैं, समतुल्य होते हैं, है ना। ठीक, इसमें बराबर का भी सिंबल हम नहीं देते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं समीकरण के बारे में। इसके बारे में समीकरण के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जगह निकाल कर बात कर लेते हैं समीकरण के बारे में। इसके बारे में समीकरण के बारे में, ठीक है, समीकरण के बारे में, इसके बारे में समीकरण के बारे में, ठीक है। तो कहता है समीकरण, है ना, समीकरण, समीकरण, है ना, क्या? समीकरण। तो कहता है कि वैसा पद जिसमें दो पक्ष, है ना, वैसा पद, ठीक है, वैसा पद जिसमें क्या हो? जिसमें दो पक्ष कौन कौन को? तो एक लड़का का पक्ष, एक लड़की का पक्ष, है ना। वैसा पद जिसमें दो पक्ष कौन को? तो दायां पक्ष, उसको हम क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड, मतलब RHS, है ना, दायां पक्ष, ठीक है। एवं और कौन होते हैं? ये तो हो गया, ठीक है, RHS, है ना, ये लड़का पक्ष हो गया। अब बात करते हैं बायां पक्ष। और क्या होते हैं? बायां पक्ष, इसको हम कहते हैं LHS। क्या कहते हैं? LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये मान लीजिए लड़की पक्ष, ठीक है। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष होते हैं, दोनों एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, लगभग में बराबर होते हैं, समतुल्य
प्रकार से मूल्य होता है, समतुल्य होते हैं, ठीक है, होते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे समीकरण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, उसी को हम समीकरण कहते हैं, समीकरण, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण मान, ठीक। सबसे पहले कुछ हम रासायनिक के समीकरण ले लेते हैं, जैसे में ले लेते हैं H2 प्लस O2, तो क्या बनाएगा H2O, H2O मतलब H2 और O2 दोनों मिला क्या बना दिया H2O, ठीक है। तो ये तो हो गया समीकरण। अब समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष के रूप में हम, है ना, लिख देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात आता है कि समीकरण को हम कैसे दिखाएंगे, है ना, कैसे दिखाएंगे, तो उसको संक्षिप्त रूप में दिखाएंगे। कैसे रूप में, किस रूप में दिखाएंगे, संक्षिप्त रूप में दिखाएंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम जब संक्षिप्त रूप में दिखाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया को जब हम संक्षिप्त रूप में दिखाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दिखाते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, जगह बनाकर करता है। फिर से हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण का फॉर्मूला, अभी परिभाषा डिफिनेशन है, रासायनिक समीकरण, कौन, समीकरण कहता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र मतलब संक्षिप्त, कैसा रूप, संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब छोटा रूप ना, छोटा रूप क्या हो सकता है, रासायनिक सूत्र हो सकता है। जैसे हम हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, H कर सकते हैं, है ना, ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, O कर सकते हैं। तो कहता है रासायनिक, रासायनिक को रासायनिक सूत्र, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर लिख देते हैं, अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र, अर्थात अगर हम कहें तो संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप, कैसा रूप, संक्षिप्त रूप, रूप में दर्शाना, रासायनिक समीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। बात ये, चलो ठीक है। तो इसको हम संक्षिप्त रूप में दिखाते हैं, जैसे H2 प्लस O2, H2 किसको कहेंगे, हाइड्रोजन को, किसको कहेंगे, हाइड्रोजन को, O किसको कहेंगे, ऑक्सीजन को, और H2O किसको कहेंगे, जल को। जल एक प्रकार का क्या है, यौगिक है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, तत्व है, हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। तो आप क्लास 9 में पढ़ेंगे कि यौगिक किसे कहते हैं, तो तत्वों के रासायनिक संयुग को, तत्वों के रासायनिक संयुग को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तत्व है, ये भी एक तत्व है, और ये क्या है, यौगिक है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, तो फिर इस रासायनिक जो है, रासायनिक तत्व जो है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो विकायक है, उसको क्या उसकी कोई अपनी अवस्था है, तो हाँ, हर एक पदार्थ की अपनी अवस्था होती है ना। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस, और रासायनिक आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंदर कौन कौन आगे, तत्व और यौगिक, जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अशुद्ध पदार्थ क्या होंगे, मिश्रण, मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। चलिए ठीक है, आगे हम इन सबके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3। और रासायनिक सूत्र में जो है जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, है ना, जितने भी तत्व आते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, और उनको संक्षिप्त रूप में दिखाना होता है, तो उनकी अवस्थाओं को भी लिखना अति आवश्यक होता है ना। इससे जो है हम रासायनिक अभिक्रिया को काफी कम समय में समझ पाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले,
जानना जरूरी है। तो कहता है कि भौतिक भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन है। कितने हैं? तीन हैं का संक्षिप्त रूप, तो उसका शॉर्टकट नाम क्या हो सकता है ना, उसका निरूपित नाम क्या हो सकता है, जिससे हम दर्शाते हैं, जिससे दिखाते हैं, ठीक है। उसका सूत्र क्या हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप। तो सबसे पहले तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। पहला होगा ठोस, नहीं चेंज कर पाते हैं, ठोस अवस्था। क्या होगा? ठोस अवस्था। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? द्रव्य अवस्था। कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। कौन अवस्था? द्रव अवस्था। अगर हम द्रव्य क्या लिखते हैं? द्रव्य, तो कहलाएगा पदार्थ, क्योंकि हम पदार्थ को भी कहते हैं द्रव्य, ये है ना, ऐसा होगा द्रव्य। ठीक है, क्या कहते हैं? द्रव्य। भौतिक जो भी चीजें होंगी वो पदार्थ ही होगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं? द्रव्य। ठीक है। तो ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था, उसके बाद क्या है? तीसरी अवस्था जो है गैस। हालांकि पदार्थ की तीन अवस्था नहीं, चार अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, और एक था प्लाज्मा, है ना। इसके बारे में हमें यहाँ नहीं जानना है, इसकी कोई अवस्था नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठोस को हम ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इसका नाम है सॉलिड। क्या नाम है? सॉलिड, है ना, इंग्लिश में हम सॉलिड कहते हैं। और द्रव्य को हम कहते हैं लिक्विड, जिसे हम एल से स्विच करते हैं, और गैस को हम कहते हैं गैस। और एक और चीज दिया है, वो है जलीय विलयन। कौन है? जलीय विलयन। कौन है? जलीय विलयन। जैसे चीनी और पानी क्या है? एक प्रकार का जलीय विलयन है। जल है और उसमें कुछ विलय है, क्या होगा? जलीय विलयन, घुले हुए, ठीक है। विलयन, विलय, विलायक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताना जरूरी नहीं। तो कहता है जलीय विलयन, कौन कहते हैं? इक्वा, है ना, इक्वा, ठीक है, जलीय विलयन। तो जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हम ये भी दर्शाते हैं, जिसे हम लिखते हैं H2 प्लस O2, क्या होगा? H2O। तो हम ये लिख सकते हैं, इसकी जो जानकारी है, हाइड्रोजन क्या है? तो गैस है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी। क्या लिख सकते हैं? जी। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो गैस है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी। लेकिन जल क्या है? जल क्या है? जल है ना, तो हम लिख सकते हैं H2। ये तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिक्विड, सॉरी, जल क्या है? लिक्विड है, L है, ठीक है। तो ये हो गया गैस और गैस मिलकर क्या बना? गैस और गैस मिलकर क्या बना? लिक्विड बना। मतलब क्या बना? द्रव्य अवस्था में आ गया, है ना। ये पहले था गैस अवस्था में। कैसी अवस्था में? गैस अवस्था, ठीक। और दूसरा जो था वो भी गैस अवस्था में था, ठीक है ना। क्या था? गैस अवस्था में था, ठीक है। और बदल गया किसमें? बदल गया, पलटी मार गया दोनों मिलकर, है ना। जैसे नीतीश कुमार पलट जाता है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे पलट गया, ठीक है। गैस अवस्था और गैस अवस्था मिलकर के क्या बना दिया? ये बना दिया, है ना। अति गैस अवस्था और गैस अवस्था मिलकर के बना दिया द्रव अवस्था। कैसी अवस्था? द्रव अवस्था, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि पलटू मिलकर के सरकार बना देता है ना, द्रव अवस्था, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है, जैसे हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, जैसे अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ये तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, ये तो क्या हो सकता है?
कि गैसों का उत्सर्जन हो सकता है, ये तो ताप में परिवर्तन हो सकता है, तो ये सभी परिवर्तन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम बात करें रंग में परिवर्तन की, जैसे तो हमारे अगर हम भोजन करते हैं तो गलती से है ना वो हल्दी लग जाता है सब्जी का, है ना, ये तो दाल का, तो क्या है उसको जब हम साबुन से धोते हैं तो लाल हो जाता है। क्यों लाल हो जाता है? क्योंकि जब जो हल्दी है वो टर्मरिक जो है वो एक प्रकार का इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है? तो वो इंडिकेटर है क्षार का, है ना। और साबुन के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्षार, है ना, क्षार पाए जाते हैं, तो उसको इंडिकेट करता है। यदि रंग बदल गया, है ना, कैसा रंग हो गया? लाल रंग हो गया, तो समझिए कि जो हम लगाए थे वो क्या था? क्षारीय था, क्षारीय प्रवृत्ति, मतलब कड़वा, है ना। साबुन को खा कर देखिएगा एक बार, है ना, कैसा लगेगा? ठीक, कड़वा लगेगा। तो इसको भी हम पढ़ेंगे क्लास 10 में ही, अम्ल क्षार चैप्टर में। तो ये हो गया जलीय विलयन, इसको कहते हैं एक्वा, ठीक है। और गैस अवस्था और गैस अवस्था में क्या बन गए? द्रव अवस्था। गैस अवस्था और गैस अवस्था में क्या बन गए? द्रव अवस्था। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं। सर जी संतुलन क्या है? तो देखिए कभी कभी क्या है हमारे जीवन में संतुलन बिगड़ जाता है ना। संतुलन बिगड़ जाता है तो हम क्या कर लेते हैं? झगड़ा कर लेते हैं किसी से, है ना, किसी से मनमुटाव कर लेते हैं, है ना। ये तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा परेशानी आ जाता है, कब? जब संतुलन बिगड़ता है तब, है ना। हमारे शरीर के अंदर भी अगर संतुलन बिगड़ता है, जैसे अम्ल और क्षार के बीच में अगर संतुलन बिगड़ गया हमारे अंदर, है ना, अम्ल और क्षार पाए जाते हैं, ठीक। तो अम्ल और क्षार के बीच में संतुलन बिगड़ गया तो हमारा क्या पीएच मान बढ़ जाएगा, तो घट जाएगा, जिससे क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है? संतुलित करना जरूरी है। जो समीकरण है जहाँ पर दो पर्दा दिखाया गया है ना, एक है क्या है? LHS और एक क्या है? RHS। दो पर्दे दिखाए गए हैं, दोनों में जो परमाणु की संख्या है, जो परमाणु की संख्या है उसको बराबर दिखाना जरूरी है। ऐसा क्यों जरूरी है? तो ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। दुनिया में जितना भी ऐसे तो देखा जाए, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो था थ्योरी, है ना, उसमें कहा गया था ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एनर्जी को, है ना, रूपांतरित किया जाता है ना। कई व्यक्ति के द्वारा अलग अलग, है ना, कोई परमाणु के ऊपर बोला है तो कोई, है ना, ऊर्जा के ऊपर बोला है, ठीक है। तो सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, उसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है, उस रूप में बदला जा सकता है। जैसे हम कोयला को जलाते हैं तो क्या है? सब चीज खत्म हो गया? नहीं खत्म हो गया, पहले तो उसका रूप राख में बदला और कुछ रूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चले गए, है ना। तो वो ऊर्जा जो है, कोयला का जो ऊर्जा है, कभी खत्म नहीं हुआ है, उसने अपना रूप सिर्फ बदला है ना। तो वही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहले हम लिख देते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, है ना। रासायनिक, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, रासायनिक, ज्यादा बड़ा बड़ा कुछ लिखने देते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या करना? संतुलित करना। संतुलन भी करा, है कि नहीं? तो कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण करना, है ना। तो जो पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम किताब में हमेशा करते हैं, है ना। क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्यमान संरक्षण बेचारा बिल्कुल थोड़ा ज्यादा चलता है, इसलिए बेचारा खत्म हो जाता है कि इसको रस पिलाना जरूरी है ना। पोलियो को पिलाना जरूरी है, ठीक है। इसको पोलियो पिला देते हैं सबसे पहले, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। जिंदगी में तो इतना परेशानी, ऊपर से ये परेशान कर रहा है, इसको पहले सही कर लेते हैं। तो कहता है द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान को क्या होता है? द्रव्यमान का वजन है,
संरक्षण, संरक्षण, ठीक है। ये द्रव्यमान संरक्षण के कारण ऐसा होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण। अब क्या है कि परमाणु क्या है, तो ये भी प्रश्न होगा कि सर परमाणु क्या थे, तो हम आपको बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक शास्त्र के अनुसार है ना, रसायन के शास्त्र के अनुसार है ना, पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं तत्व, एक होते हैं यौगिक, है ना। तो तत्वों की जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, छोटे कण होते हैं, उसको क्या कहते हैं, परमाणु। तो जी यदि आप एक चावल के दाने को तोड़े, इतना भी तोड़े कि एकदम छोटा से छोटा कण हो जाए, अब उससे ज्यादा उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता है ना, तो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमाणु। तथा तत्व के सूक्ष्मतम कण, छोटे कण, एकदम सबसे छोटा है ना, कण को हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे, परमाणु। तथा द्रव्यमान संरक्षण करने में किसी भी तत्व के परमाणु को निर्मित या नष्ट विनाश, उसका विनाश नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। तथा किसी भी तत्व के परमाणु को निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, ये द्रव्यमान संरक्षण का गुण है। तो इसीलिए क्या है कि हम दोनों ओर के, है ना, दोनों ओर के परमाणु की संख्या को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं, संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, बराबर दिखाते हैं, है ना। तो परिवर्तन किया जा सकता है। अब द्रव्यमान संरक्षण क्यों यहाँ लिखा है, क्योंकि यदि परमाणु की संख्या अगर इस ओर से इस ओर में जाएगा तो क्या होगा, अगर कोई परमाणु दे रहा है ना, यदि कोई परमाणु अपना परमाणु किसी को दे रहा है तो उसमें क्या होगा, उसके द्रव्यमान में कमी आएगा, उसके द्रव्यमान में क्या आएगा, वृद्धि आएगा, है ना। तो ऐसा होगा, लेकिन उसके परमाणु की संख्या को हमें क्या दिखाना होता, बराबर दिखाना होता, क्योंकि परमाणु नष्ट नहीं हुए, वो खत्म नहीं हुए, उसकी दोनों ओर, है ना। किस ओर, तो कहता है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक के परमाणु की संख्या एवं उत्पादों के परमाणु की संख्या को बराबर दिखाना होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण में क्या होता है, यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं, हम लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणु संख्या को बराबर करना, क्या करना, बराबर करना, रासायनिक संतुलन का है, रासायनिक संतुलन का है, क्या करना है, संतुलन। वही रासायनिक संतुलित करना, रासायनिक संतुलन हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, यहाँ पर क्या है, H2 + O2 है ना, H2 और O2 है, जिसे हम लिखे H2 + O2।
मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जल के कितने परमाणु हैं, अभी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1, है ना। तो आपको सिर्फ देखना है, यौगिक को नहीं देखना है। यदि हम आगे लिख दें तो ये कहला जाएगा अणु, है ना, क्या कहला जाएगा, अणु, है ना। और इन्हों गुना करते थे, क्या जाएगा, परमाणु, ठीक है। अणु को आगे लिखा जाता है, इन्हों को गुना करके क्या मिलता है, परमाणु मिलता है। अणु किसे कहते हैं, तो यौगिक के छोटे कण हम क्या करते हैं, अणु करते हैं। यौगिक के सूक्ष्म कण हम क्या करते हैं, अणु। अणु किसे बनता है, परमाणु और परमाणु से मिलकर बनता अणु। तो सर यौगिक किसे बनते हैं, तो तत्व और तत्व मिलकर बनते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो ये हो गया। अब इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पर क्या कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। और इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन के इधर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के इधर कितने परमाणु हैं, तो एक ही मात्र परमाणु है। तो सर यहाँ बोलिए हो गया बराबर। एम कर रहे थे बराबर करने के लिए, बराबर कर दिए, बिल्कुल गलत है कि नहीं। हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, इसके आगे दिखा सकते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, इसके लिए 2 परमाणु, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। अभी दोनों बताए थे, तो दूना 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। तो यहाँ भी हम कर लेते हैं 4। अब ये क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है ना। रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट दिन जो है हम रासायनिक समीकरण के संतुलन को लेकर, है ना, काफी लंबा वीडियो लाने वाले हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। आपको बताने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित करना है, वो भी बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा में, बहुत ज़्यादा आसान भाषा में, है ना। आज तक आपने इतना आसान भाषा और इतना सरल भाषा सीखा नहीं होगा, ठीक है। तो इतना आसान भाषा में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।